प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ के अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक का अध्ययन करेंगे। मेरा मानना है कि पूरा अध्याय पढ़ने के बाद बच्चों को जिन मुख्य बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक है, बच्चों को उन बिंदुओं से संबंधित नोट्स उपलब्ध करवाना। इसलिए मैं आपको पूरा अध्याय ना पढ़ा के उसमें जो मुख्य बिंदु आएंगे उनके बारे में ही आपको बताऊंगा और चाहूँगा कि आपको अध्याय से कम इन बिंदुओं का ज्ञान अवश्य हो जाए। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। इसमें केवल आर्थिक गतिविधियों को ही शामिल किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को पढ़ाता है घर पे, तो उसे कोई पैसा नहीं मिलता, कोई आय नहीं होती, तो ये जो है कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है। ये क्या है? एक अनार्थिक गतिविधि है। यदि कोई वही अध्यापक यदि स्कूल में पढ़ाता है तो उसे वहाँ से आय प्राप्त होती है, तो उसे आर्थिक गतिविधि कहा जाएगा। तो उसे कह सकते हैं ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति होती है, उन्हें आर्थिक गतिविधि कहते हैं। अब इसमें है अक्षेत्रक। अक्षेत्रक, जब हम गतिविधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं तो ऐसे समूहों को क्षेत्रक कहा जाता है। हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, अक्षेत्रक के बारे में पढ़ लिया। अब इस अध्याय में जो क्षेत्रक हैं उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, दूसरा है रोजगार की स्थिति के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। हम दोबारा से पहले पे आते हैं। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, इसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। उसके बाद रोजगार की स्थिति के आधार पर इसे हम 2 क्षेत्रकों, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में बांट सकते हैं। और नंबर 3 है स्वामित्व के आधार पर जो क्षेत्रक हैं उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक कहते हैं। अब जो है हम इन क्षेत्रकों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। ऐसी गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्यन, वानिकी, खनन, तेल और गैस का निष्कर्षण इत्यादि। यह गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित हैं। इस क्षेत्र को कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसको प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, अब इनका हम उपयोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे खेती करते हैं तो खेती के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, ज़मीन चाहिए, उसके साथ पानी, सूर्य प्रकाश, तभी जो है गतिविधियां हो पाती हैं। हम खेत के अंदर कपास का उत्पादन करते हैं तो क्या है? वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ऐसे ही डेयरी है, डेयरी जो है पशु, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब इनको जो है जो चारा डालते हैं सब प्राकृतिक संसाधनों से ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद द्वितीय क्षेत्रक, जो हमने प्राथमिक क्षेत्रक से जो वस्तुएं प्राप्त की थी, अब उनका उत्पादन नहीं करना, विनिर्माण करना है। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, यह
प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। जैसे हमने प्राथमिक क्षेत्र में कपास का उत्पादन किया, अब कपास से सूत और कपड़ा, गन्ने से गुड़ या चीनी, इसे जो है हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं आदि, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, अब उस गेहूं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे जो है जैसे परिवहन के साधन ट्रक है, रेलवे के माध्यम से हम जो है उसे देश के दूसरे स्थानों में भेजते हैं। बैंकिंग सेवाएं हैं, भंडारण की सुविधा है, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संगठित क्षेत्रक की। इस क्षेत्रक में वह उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, नियमों व विनियमों का पालन किया जाता है, कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, सवेतन छुट्टी, अवकाश, चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी दफ्तर में जाता है, तो वो जो है सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालय है, वहाँ नियमों का पालन होता है, उसे रोजगार की सुरक्षा भी है। यदि वो छुट्टी करता है तो उसे वेतन मिलता है। जैसे रविवार की छुट्टी होती है तो उसे वेतन मिलता है। बीमार हो जाएगा तो चिकित्सा संबंधी लाभ भी उसे प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है? संगठित क्षेत्रक है। ऐसे ही दूसरा है असंगठित क्षेत्रक। इस क्षेत्रक में छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां आती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस क्षेत्रक में नियमों व अधिनियमों का पालन नहीं होता, रोजगार नियमित नहीं होता, वेतन कम दिया जाता है, कोई अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, रोजगार सुरक्षित नहीं होता। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दुकान पर काम करता है, दुकान पर काम करता है तो कोई समय नहीं है उसका निश्चित, दुकानदार जो मालिक है वो कभी उसको बुला सकता है। यदि वो काम पर नहीं जाएगा उसके पैसे काट लेंगे, ठीक है ना। तो और कोई बीमार हो गया तो उसे कोई अलग से सुविधा नहीं मिलती। तो ये जो ऐसा व्यक्ति जो है वो किस में काम करता है? असंगठित क्षेत्रक में। जैसे यदि हम बात करें भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, कारीगर जैसे बुनकर, लोहार, बढ़ई, सुनार आदि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। ये सभी क्या है? असंगठित क्षेत्रक में है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों में मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिक जो फैक्ट्री में काम करते हैं, निर्माण व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक, सड़क पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, कबाड़ उठाने वाले आदि जो है ये शहरी क्षेत्रों में आते हैं। अब इनका संरक्षण कैसे हो? इनका रोजगार स्थायी किया जाए, उचित नियंत्रण व निरीक्षण के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और सुरक्षा के जो नियम बनाए जाएं, ये इसमें आता है। बेटा आगे बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। रेलवे, डाकतार, डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अब जैसे कुछ क्षेत्रक हैं जो निजी क्षेत्रक में नहीं आ सकते। पहले निजी क्षेत्रक पढ़ लेते हैं।
निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। इस क्षेत्र की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनी निजी स्वामित्व में है। अब इसमें अंतर समझते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जो उसको आय होती है वो करों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनको आय होती है। जैसे सड़कें हैं, पुल हैं। अब ये निजी क्षेत्र तो काम नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है और लाभ भी कम होता है इससे। तो इसलिए क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही ये बड़े बांध बनाने हैं, ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। निजी क्षेत्र तो केवल लाभ के उद्देश्य से वही काम करता है जहां पे उनको लाभ होता है। बेटा आगे मेन पॉइंट है इसमें एक सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य उस वर्ष में देश की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। जैसे किसी देश के अंतर्गत सभी उत्पादकों, चाहे वो देश के निवासी हैं या गैर निवासी हैं, उनके द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। बेरोजगार, बेरोजगार वह व्यक्ति होता है जो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। अल्प बेरोजगार, यदि हम कुछ लोगों को काम से हटा दें तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता। इसे छिपी हुई या परछन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे खेत के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि 5 में से हमने 2 व्यक्तियों को हटा भी दिया तो उससे काम पर, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए उसे क्या कहेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। यह जरूरी नहीं है कि केवल कृषि क्षेत्रों में ही हो, ये जो है अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है। जैसे शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं, मतलब जिन्हें डेली काम नहीं मिलता है, जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते देखते हैं। यहाँ जो है बेचना आएगा, बेचते देखते हैं, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। एक होता है कुशल श्रमिक, जिसने किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसे क्या कहेंगे, कुशल श्रमिक कहा जाता है। अकुशल श्रमिक, जिन्होंने कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें अकुशल श्रमिक कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। अब सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। सरकार ने एक अधिनियम बनाया है, अब उसका नाम है मनरेगा। पहले जब अधिनियम बना था उसका नाम था नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
आरंभ में इसे 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया था, लेकिन अब यह पूरे भारत में लागू कर दी गई है। अब इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में ये जितने मुख्य बिंदु आए थे मैंने इनको शामिल किया है और कोशिश की है कि अध्याय पढ़ने के बाद आपको इन बिंदुओं का ज्ञान तो अवश्य हो जाए, लेकिन आपको पुस्तक से अध्याय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको ये जो चैप्टर है, अध्याय है, आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आए, तो आप मेरे YouTube चैनल राजीव आंतरिक क्लासेस को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।